Hi everyone, my name is Anish Kumar and you are watching The Pharmacist. So let's get started. आज बात करेंगे हम सेल के बारे में। तो सेल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सेल होती क्या है। सेल यानी कि कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल। तो सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो पहले जानते हैं कि सेल की एग्जिस्टेंस क्या है शरीर में। सेल से मिलकर के कोशिका बनती है यानी टिश्यू। कोशिका से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, जैसे हमारा हार्ट, किडनी, लंग्स और भी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब बनते हैं टिश्यू से। फिर उसके बाद ऑर्गन से मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरी बॉडी फिर बन जाती है बाद में। ठीक है, तो वापस आते हैं सेल पे। तो सेल के कंपोनेंट्स को एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग होती है सेल की, उसके बारे में जानते हैं। उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एक जो मेम्ब्रेन यानी लेयर, सेल वॉल भी कह सकते हो, और वो अलग अलग, इसीलिए उसको पहले मेम्ब्रेन कहेंगे। वो वॉल भी हो सकती है एक ट्रू वॉल, या फिर एक फॉल्स भी हो सकती है। फॉल्स मतलब एक ट्रू सेल मेम्ब्रेन, और फॉल्स यानी सुडो बोलते हैं, सुडो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक सेल मेम्ब्रेन को जानते हैं कि है क्या। पहले एक मेम्ब्रेन पतली सी लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है, जिसको कह सकते हैं लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड मतलब जो फैट जो होता है ना, उससे रिलेटेड ये वर्ड है लिपिड। तो लिपिड बाइलेयर एक डबल लेयर होती है लिपिड की, और उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो लिपिड्स होते हैं जो कि सेमी परमिएबल कह सकते हो आप, या फिर वो ऐसी इस तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि रिस्ट्रिक्टेड या सिलेक्टिव एंट्री होती है, जिसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। तो वो कंपोनेंट कुछ जो होते हैं, मूवमेंट इन और आउट सेल के अंदर, ऐसे कुछ भी अंदर या बाहर नहीं आ सकता है। वो सेल अलाउ करती है, जो भी चीज़ उसको रिक्वायर्ड होती है वो उसी को अंदर आने देती है। इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी ऑफ द सेल। इसके बाद बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, मतलब एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर इसका एक बेसिकली फॉर्म रहेगा। ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो बिखरते नहीं है, कलेक्टिवली रहते हैं एक जगह पे। और क्या होता है, सब्सटेंस जो है मतलब बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी कि एक प्रॉपर शेप रहेगी, एक स्ट्रक्चर रहेगा सेल का। तो सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है कि सारे ऑर्गेनल्स को इकट्ठा करके रखा जाए। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट जो है सेल के अंदर और बाहर आने जाना ये अलाउ करते हैं। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स से ही ये सब चीज़ें बनती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, सेल वॉल की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करी हमने। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल भी हो सकती है, या फिर एक सूडो सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, जो कि बहुत पतली वॉल होती है, पतली पतली मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक रिजिड जो वॉल मेम्ब्रेन अगर थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, तो उसको सेल वॉल कह देते हैं। सेल वॉल जो है बेसिकली वो प्लांट सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। प्लांट में हार्ड सेल वॉल होती है, इसीलिए उसको सेल वॉल कह देते हैं। लेकिन अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो उसको मेम्ब्रेन कह देते हैं, सेल वो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो अब जो प्लांट होते हैं, फंगाई होता है या फिर बैक्टीरियाज होता है, उसके अंदर सेल वॉल होती है जो कि क्लियरली माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है। तो इसकी जो मतलब लोकेशन जो होती है वो आउटसाइड ऑफ दी सेल, मतलब एक सेल के चारों तरफ एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्यूलोज इसके अंदर होता है। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। उसके बाद सेल मर जाती है, सेल डेथ हो जाती है, उसके बाद भी सेल्यूलोज आप उसको देख सकते हैं। फंक्शन क्या करता है, वही सेम सपोर्ट करता है सेल ऑर्गेनल्स को कलेक्टिवली रखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स में और क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर रहता है, वो दोनों ही सेल्स में होता है, प्लांट में और एनिमल में। तो वो एक होता है उसका न्यूक्लियस, सेल का केंद्र। तो सेल का जो केंद्र होता है यानी न्यूक्लियस जो होता है वो बिल्कुल मतलब सेंटर में ही होता है सेल के। तो उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है कि डबल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर, और एक न्यूक्लियर एनवलप यानी एक कवरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। और उसके अंदर छोटे छोटे होल्स यानी पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिसको हम कहते हैं। वो क्या करता है, मटेरियल, सिलेक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो उसको अलाउ करता है अंदर आने के लिए, और सिलेक्टिव मटेरियल जो है उसी पोर्ट से बाहर भी जाते हैं। इसका जो फंक्शन जो होता है, इंफॉर्मेशन का एक सेंटर होता है, मतलब सारी सेल्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर होती है। तो जो भी न्यू सेल्स भी बनेंगी तो इसी से जो भी मटेरियल बाहर जाएगा तो वो यूटिलाइज होगा सेल, न्यू सेल फॉर्म करने के लिए।
तो सेल की सारी जैसे भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। अब आगे क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी होती है। क्या करती है, स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस को प्रोवाइड होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या किसी और टाइप का स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स के थ्रू वो स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, डिफाइंड होता है। न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, एक डार्क एरिया होता है सेल के अंदर ही, जो क्या करता है, राइबोसोम्स को कलेक्ट करके रखता है। राइबोसोम्स क्या होता है, शुगर्स होते हैं बेसिकली, आरएनए के एक आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, राइबोस शुगर, तो वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, उसके अंदर पूरा एक सीक्वेंस होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि यूटिलाइज होता है या यूज़ होता है नई सेल बनाने के लिए। बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम आपने बहुत ही बार सुना होगा, तो ये भी इसके अंदर मौजूद होता है सेल के अंदर, और टाइटली इसके अंदर डीएनए से बंधा होता है टाइटली इसको, और ये क्रोमेटिन का बना होता है। इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए जो कि कॉइल्ड होते हैं, उसमें लिपटे हुए होते हैं, और प्रोटीन्स भी कुछ इसके अंदर मौजूद होता है। ये बात करी हमने सेल न्यूक्लियस की, तो इसके अंदर मैंने बताया आपको एक कवरिंग होती है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल अंदर और बाहर जाता है, न्यूक्लियोलस होता है अंदर सेंटर में, और इसके अलावा क्रोमोसोम्स होते हैं, और एक क्रोमेटिन भी, जिसे आप क्रोमेटिन भी होता है। ठीक है, बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। देखो, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा, यानी उसके अंदर का जो लिक्विड है, तो ये हर जगह मौजूद होता है सेल के अंदर। तो अब साइटोसोल का बना होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोसोल, साइटो मतलब सेल, सोल मतलब सॉल्यूशन या लिक्विड कह दीजिए आप। तो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर क्या होता है, सारे ऑर्गेनल जो हैं वो तैरते रहते हैं। बस ये जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर ये मौजूद नहीं होता साइटोसोल, उसके अलावा सारे ऑर्गेनल्स हैं सब उसके अंदर डूबे होते हैं, तैरते रहते हैं उसी के अंदर। फंक्शन क्या होता है इसका, जो वाटरी मतलब प्रोटेक्शन करता है, जो भी सेल है उसकी कुशनिंग प्रोवाइड करता है, इसका टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, इसके अलावा उसका जो मूवमेंट है इजी स्मूथली एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव कर पाएँ, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके मूवमेंट को अलाउ करता है, जो फूड न्यूट्रिशन और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो सेल में ईजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएँ उसको भी ये अलाउ करता है, डिज़ोल्व हो पाएँ चीज़ें ईज़िली, और इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं वो भी अच्छे से मतलब एक्ट कर पाएँ। तो ये सब फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के, और बहुत ही ज़रूरी होता है ये रेगुलेशन के लिए और न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए पूरी सेल में, और जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन भी करता है सेल की कुशनिंग में। बात करते हैं साइटोस्केलेटल स्केलेटन की बात करते हैं। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन से आप समझ ही रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है, स्केलेटन पूरा उसको जो एक शेप प्रोवाइड करा रहा है, जो सेल को उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। एक लॉन्ग प्रोटीन स्ट्रैंड होता है, प्रोटीन ही होता है, इस लॉन्ग चेन होता है इसके अंदर, और ये क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल को, मतलब सेल ऑर्गेनल को डैमेज होने से भी बचाता है। और इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, माइक्रोफिलामेंट होता है, जैसे प्रोटीन थ्रेड्स होते हैं, हेल्प करता है कि सेल को मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में उसमें हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली, उसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल होता है क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीज़न या फिर कोई और प्रोसेस है, तो उसमें वो मूवमेंट को अलाउ करता है इन एंड आउट। और स्पिंडल फाइबर्स और सेंट्रियोल्स भी इसमें मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से सेल साइटोस्केलेटल के ही पार्ट हैं। बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स क्या होता है कि ये पूरे जितनी भी सेल के अंदर हर जगह पे ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इसके आसपास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस यही होता है कि जो राइबोसोम्स हैं, अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होंगे, जो छोटे छोटे गोले के टाइप के होते हैं, तो उसको कहेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बस इतनी सी बात है। स्ट्रक्चर जो रहेगा इसका प्रोटीन का होता है, और इसके अंदर आरएनए मौजूद होता है, स्मॉल और सर्कुलर शेप होता है, मतलब स्फेरिकल शेप आप कह सकते हैं। इसका जो फंक्शंस होता है, ये प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। राइबोसोम जो है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पूरे सेल में मौजूद होता है। जो इसका मेम्ब्रेन होता है, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो मेम्ब्रेन सिस्टम ही होता है इसका।
ठीक है। मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, लिपटा हुआ सा, थोड़ा सा अजीब सा, हाँ वो स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मटेरियल है इसके थ्रू इसका काम होता है, मटेरियल मूव करते हैं सेल के थ्रू। जस्ट